सो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स फेबल्स एंड नाउ a rap for you on the occasion of Deepavali. Physics in the air, feel the energy from the smallest atom to the vast galaxy. Rap with the loss, feel the synergy in the world of physics, it's pure symphony. Quantum mechanics on the atom scale, particle dancing, they never fail. Schrodinger cat in a quantum state, alive or dead man, it's up to faith. So, वेलकम टू फिजिक्स फेबल्स फिजिक्स नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेकर आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्लास 12th का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हर बार हमारे पास क्या है कि क्लास 12th का सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला जो टॉपिक है इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इसके एप्लीकेशन से आते हैं। क्लियर है? तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी को के एप्लीकेशन को समझने के लिए गॉस लॉ को समझना जरूरी है और गॉस लॉ को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। क्लियर है? तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए फाई ई, ये जो फाई ई है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है और यही मेन फॉर्मूला है। इसको ही हम क्या करेंगे, इसको ही हमें पढ़ना है और इसको ही हमें इससे ही आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a measure of the number of line of force passing through the same surface held in the electric field. सपोज कीजिए कि अगर कोई यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर ये सरफेस है और इस सरफेस में क्या है कि हमने क्या करा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, फील्ड लाइन्स यहाँ से ये पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही है। तो हमने क्या करा कि एक स्मॉल यहाँ पर हमने बहुत ही इन्फिनिटेसिमल, बहुत ही छोटा सा एरिया यहाँ पर लिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इस ये जो स्मॉल एरिया है इसके एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने रेड से दिखाई हैं, तो ये वाला जो आपका एरिया वेक्टर होगा ये क्या होगा, इसके यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारा क्या है, डी ए, इसे किससे लिखते हैं, डी ए, एरिया वेक्टर को। क्लियर है? अब अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एरिया वेक्टर ये जो है, ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर, क्लियर है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो हमें क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, कि इस छोटे से एरिया में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा कि इस छोटे एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है। अगर हम इसी तरह से छोटे छोटे और भी बहुत सारे एरियाज ले लें और सबका इंटीग्रल कर दें, सबका ऑल ओवर द इंटीग्रल कर दें, तो हमें पूरा का पूरा क्या पता लग जाएगा कि पूरे एरिया में कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इसी वजह से फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए होता है। क्लियर है? एक स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना होगा, ई डॉट डी ए, और फुल पूरी सरफेस के लिए कितना होगा, हमारा इंटीग्रल ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए होगा। क्लियर है? और यही किसके इक्विवेलेंट होता है, यही होता है चार्ज जो हमारा इनक्लोज्ड है, इस पूरे सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, वो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो बेसिक हमारा फंडा क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि चार्ज इनक्लोज हम निकाल लेते हैं, सीधा सीधा एक सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम क्या लेते हैं इसमें, सिमेट्रिक सरफेस या हमारी गॉसियन सरफेस। एक सिमेट्रिक सरफेस ले लेते हैं और उसके अंदर हम चार्ज इनक्लोज निकालते हैं। ये चार्ज इनक्लोज हम यहाँ से निकाल लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि हम इधर से ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना ही हमारा मेन मोटिव होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा निकल गया तो हमारे उसके बाद क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? कार्ल फ्रेडरिक गॉस साइंटिस्ट थे, उन्होंने गॉस लॉ दिया और गॉस लॉ इन्हीं के नाम पर ही पड़ा। क्लियर है? अब इन्होंने क्या है कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में दोनों में ही इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक आपका जो गॉस लॉ है वो दिया। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, कोई किसी भी सरफेस से जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। कि हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है कि उसका क्या कर देंगे, हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर द सरफेस। अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये उन्होंने ये वाला लो दिया था। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। कि कोई अगर यहाँ पर ये सरफेस दिखाई हुई है और इस सरफेस से नॉर्मली यानी कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो जा रही है। क्लियर है? अब क्या है कि देखिए ये वाला जो सरफेस है थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, टिल्ट रखा हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इसका जो एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कितना है, ए है। क्लियर? तो इसके एरिया वेक्टर में ये जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एंगल बना हुआ है, वो एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा है। क्लियर है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा वो परपेंडिकुलर होंगी, तो एक एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और ए क्या है हमारा, एरिया है। तो एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ई डॉट ए दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई ए कोस थीटा आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। अब यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब सपोज कीजिए ये क्या है कि जो गॉस लॉ है ये वो किसके लिए होता है, स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू क्लोज सरफेसेस। ये किसके लिए होता है, क्लोज सरफेसेस के लिए होता है। और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, जैसे यहाँ पर ये चार्ज दिखाया हुआ है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उस चार्ज इनक्लोज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर भी ये दिखाया हुआ है कि एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है और यहाँ पर उसका डीएस, ये जो स्मॉल एरिया है डीएस लिया हुआ है, तो उसका हमें यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन दिखाई हुई है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जा रही हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जो होगी, मतलब बाहर की तरफ जो लाइंस आएंगी, जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो इनवर्ड फ्लक्स होगा, जो इनवर्ड जो अंदर की तरफ आ रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमें पॉइंट यहाँ पर नोट आउट करना है कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है और इनवर्ड फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अब फाई ई हमें पता है कितना होता है, ई ए कोस थीटा होता है। तो इसके हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि तीन कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर क्या हो, इफ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो भी हमारी प्लेन सरफेस है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, नॉर्मल हो। क्लियर? तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो और फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कोस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो ई ए कोस 0 डिग्री, और हमें पता है कि कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ई ए कितना मिल जाएगा हमें, ई ए। तो फाई ई इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, ई ए। तो इस कंडीशन में हमें फ्लक्स जो मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, ई ए। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई भी प्लेन सरफेस है वो क्या हो, पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा कि हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्लक्स हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। क्लियर। इस वाले केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा अगर ये क्या हो, दोनों आपस में पैरेलल हो। क्लियर है। कि अगर सपोज कीजिए कि हमारी सीट भी क्या है, सीट भी इधर की तरफ ही है और हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर से होकर जा रही हैं, तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होकर नहीं जाएगी। और अगर पास होकर नहीं जाएगी तो उसमें क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। फॉर फील्ड लाइंस एंटरिंग द प्लेन सरफेस नॉर्मली, अगर वो नॉर्मली आ रही है और थीटा हमारा 180 डिग्री है, मतलब उसके ओपोजिट है, पहले वाले के ओपोजिट है, अगर वो एंटर कर रही है। क्लियर। तो एंटर अगर करेंगी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हमारा सरफेस है और अब क्या कर रही है, वो यहाँ से इधर से नहीं जा रही, अब क्या कर रही है, वो एंटर कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, वो थीटा जो होगा हमारा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है कि कोस 180 डिग्री कितना होता है, -EA। तो -EA होता है। अब यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर -EA मिल जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा मेन लॉ है। गॉस लॉ, a law that describe what an electric field will look like due to an non distribution of charge, कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उससे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस से मिल सकता, हमारा गॉस लॉ से हमारा मिल सकता, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता हो। क्लियर। मैथमेटिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस enclosing a charge is 1/epsilon naught times 1/epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंटीग्रल ओवर द सरफेस E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यही क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि इसमें भी ये सेम ही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, केवल ये बताया गया कि ई इसमें वही सेम है कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है, इन्फिनिटेसिमल एरिया वेक्टर है ऑन द क्लोज सरफेस, क्यू इज द चार्ज इनक्लोज है और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि ये इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है इसकी इंटीग्रल फॉर्म होती है और एक होती है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। एक तो इंटीग्रल फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरी क्या होती है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये वाली जो होती है वो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ कैन बी एक्सप्रेस इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों फॉर्म में ये हमारा बताया जा सकता है। जो इंटीग्रल फॉर्म होती है, द इंटीग्रल फॉर्म रिलेट्स द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। क्लियर। जो भी चार्ज इनक्लोज है, जो हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज इनक्लोज है, उससे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करता है उसकी इंटीग्रल जो हम लेते हैं उससे हमारा रिलेट करता है और उससे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग जाता है। बट द डिफरेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये जो रो की जो होती है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। और इससे क्या है कि हम डाइवर्जेंस पता लगता है इससे। डाइवर्जेंस मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि कोई चार्ज है और उस चार्ज वो कितना आपका डाइवर्ज हो रहा है, कितना बिखर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा उसका डाइवर्जेंस ऑफ पता लगता है इस वाले फॉर्मूले से, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये रो क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर। नेक्स्ट है, यही दिखाया हुआ है यहाँ पर कि दो फॉर्म होती है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली जो फॉर्म होती है हमारी, ये मैक्सवेल इक्वेशन में हमारी बहुत काम आती है, ये वाली जो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले चैप्टर में इस पर क्वेश्चंस नहीं होंगे, केवल इस पर क्वेश्चन होंगे जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है कि ई डॉट एन और ये क्या है डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एन वेक्टर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर। तो डी ए वहां पर हमने वेक्टर लगाया था, यहाँ पर क्या करा है, अलग अलग कर दिया है, डी ए मैग्नीट्यूड ले लिया है और एन को डायरेक्शन ले लिया है। क्लियर है, ये वो सेम ही फॉर्मूला है। द फ्लक्स दैट पास थ्रू ए क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज। क्लियर। तो एक ही चीज को हम यहाँ पर बार बार समझ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सिमेट्री प्लेज ए की रोल।
जो सिमेट्री होती है, जैसे कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा किसके लिए वैलिड होता है? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। क्लियर? गॉस लॉ इज वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोज केस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल अराउंड द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। जैसे कि हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, या इनफाइनाइट कोई एक यहाँ पर क्या है कि लाइन चार्ज हो गया, तो इस तरह के क्या है कि हमारे, या एक कोई स्फेरिकल सेल हो गया, ये सब हमारी सिमेट्रिक सरफेसेस हैं, और इनके लिए हमारा गॉस लॉ बहुत आसानी से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेबिलिटी टू ऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ गॉस लॉ इज इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि ये क्या है कि कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर? और क्या है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए, ये किसी भी तरह का जो चार्ज है उसके लिए ये वैलिड होता है। क्लियर? इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज। ये केवल और केवल, ये सपोज ये क्या है कि अगर कोई भी हमारी कोई भी सरफेस है और उसके अंदर कोई भी हमारे यहाँ पे क्या है, चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ये केवल उस चार्ज पे डिपेंड करेगा। वो चार्ज कैसे आया, कहाँ से आया, ये उससे डिपेंड नहीं करेगा। अगर चार्ज क्यू यहाँ पर रखा हुआ है और चार्ज क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, सही है, तो ये इस चीज से हमारा ये माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस क्यू कहाँ पर है और प्लस क्यू कहाँ पर है। बस हमें ये देखना है कि इस एरिया, ये जो हमारा एरिया है, इसमें कितना इनक्लोज है। तो टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया यहाँ पर? 0। तो अगर टोटल इनक्लोज चार्ज यहाँ पर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर? 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वही जीरो फ्लक्स जो मैंने आपको बताया, जैसे कि डाइपोल है, डाइपोल के में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये इनक्लोज किसी सरफेस में अगर हमें दिया जाए कि एक कोई हमारा सरफेस है, उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है और उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो उस सरफेस के अंदर हमारा चार्ज इनक्लोज कितना है? प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर फ्लक्स 0 हो जाएगा तो उस केस में हमारा क्या होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इनसाइड ए क्लोज सरफेस, या इस तरह की कंडीशन हो कि कहीं पे -2 क्यों दिया हुआ है और +2 क्यों दिया हुआ है, या -3 क्यों और +3 क्यों दिया हुआ है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से इफ ए क्लोज बॉडी not enclosing any charge is placed in an electric field either uniform or non-uniform, total flux link with it will be 0। अगर कोई क्लोज बॉडी है, सही है, और नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर? अब मोर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कि ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि किसी बॉडी का जो साइज है या शेप है वो किस तरह की है। अगर साइज और शेप से ये कुछ भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस क्या है कि ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर चार्ज कितना है, तो उस चार्ज से क्लोज होना चाहिए बस। उस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिड्यूशन ऑफ ये क्या है? कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम गॉस लॉ लें तो गॉस लॉ से हम कूलॉम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, और गॉस लॉ, फिर से सुनिए, गॉस लॉ से हम कूलॉम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, और कूलॉम्स लॉ एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर म्यूचुअली इक्विवेलेंट। ये क्या है? म्यूचुअली इक्विवेलेंट है। दे आर नॉट टू इंडिपेंडेंट फिजिकल लॉज, ये दो अलग अलग कोई लॉ नहीं है, बट द सेम लॉ एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे, कि ये एक ही लॉ को दो डिफरेंट वेज में क्या करा गया है? एक्सप्रेस करा गया है। तो दोनों ही हमारे जो कूलॉम्स लॉ है और जो हमारा गॉस लॉ है,
दोनों ही क्या है हमारे सेम रिजल्ट देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि गॉस लॉ ड्राइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज इनक्लोज एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो गॉस लॉ है हमारा वो एक रिलेशनशिप ड्राइव करता है किस किस के बीच में, हमारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशनशिप को ड्राइव करता है। लाइक न्यूटन्स लॉ, जैसे न्यूटन क्या है एक यूनिवर्सल लॉ है, तो ये भी क्या है एक यूनिवर्सल लॉ है, बट केवल क्या है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है एंड द स्टैंडर्ड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, जैसे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है। द चेंज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन सरफेसेस, और ये ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गॉस लॉ इज आल्सो अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म सरफेसेस, चाहे सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो बट ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, ये ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं है, क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस इसकी आपकी देखिए, इसकी एप्लीकेशंस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटेसिमल लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अगर हमें निकालना है तो बहुत ही सिंपली से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि एक लॉन्ग वायर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग वायर हमने ले लिया और लॉन्ग वायर को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल ये गॉसियन सरफेस मान लेते हैं और बहुत ही आसानी से क्या कर लेते हैं, इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर आर कैप, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये क्या है लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए निकालना हो, तो अगर प्लेन शीट के लिए निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक ये सिलेंड्रिकल शेप मान लेंगे, यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल शेप मानी थी। अब क्या करेंगे, अगर सपोज करो कि एक प्लेन शीट है तो प्लेन शीट के चारों ओर भी हम क्या मान लेंगे, एक यहाँ पर भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेंगे, और उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, अगर चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड हमें निकालना है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सिग्मा क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के, या एक हमारा सॉलिड कंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा आता है, या स्फेरिकल सेल के लिए निकाल सकते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। केवल हमें फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूले में रखने के बाद हमें क्या करना है, कोई एक हमें यहाँ पर एक सरफेस, कोई एक यहाँ पर एक अज्यूम कर लेनी है, और उससे क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस से हम इजीली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। सो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा चैनल जो है फिजिक्स फेबल्स के नाम से है, और ये नीट और जेईई की प्रिपरेशन को आगे करा रहा है। तो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि 2024 में आप सभी का नीट और जेईई का एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच।